तमकीन जो कराची के इलाके कोरंगी की रिहायशी थी, ये उस वक्त की बात है जब वो महज 15 साल की थी। उसके साथ एक हादसा पेश आया, मुबैना तौर पर उसके साथ बदफेली हुई, जिसके नतीजे में उसकी फ़ैमिली ने कानूनी तौर पर जिन लोगों ने काम किया था उनको सज़ा दिलवाने के बजाय उस बच्ची को ही घर में कैद कर दिया कि जैसे उसका कोई कसूर हो, और सिर्फ़ उसको मोहल्ले की एक दीनदार खातून के घर आने जाने की इजाज़त थी। तमकीन उनके घर जाती और वो खातून उसको समझाती, उसको वो एक तरह से काउंसलिंग करती थी। तमकीन जब 17-18 साल की हुई तो सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दीनदार खातून के ही घर आने जाने की इजाज़त थी, तो उस दीनदार खातून ने बोला तमकीन से, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप का गुज़र बसर कैसे होता है और तुम्हारी अच्छी जगह शादी करना या अच्छी तरह शादी करना तो तुम्हारे लिए ख्वाब ही होगा, लेकिन एक रिश्ता है, अगर तुम कहो तो तुम्हारे माँ बाप से बात करूँ। रिश्ता एक 65 साल बूढ़े सरकारी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम का था जो एक कराची के पौश इलाके में रहा करता था। उसके लिए वो 18 साल तमकीन का रिश्ता देना चाहती थी। तमकीन के माँ बाप ने मना कर दिया, लेकिन तमकीन ने अपने माँ बाप को पीछे करके उस रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम 65 साल बूढ़े शख्स से शादी कर ली। तमकीन ने सोचा होगा शायद पैसा है और फिर इतना एज डिफरेंस है, मुझसे प्यार करेगा, मेरी कदर करेगा और मुझे चीज़ों में आसानी होगी, लेकिन इसका उलट ही हुआ। उसको वो मारता पीटता, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नशे करने पर मजबूर करता और कुछ ऐसी चीज़ों पर मजबूर किया उसने, होटल्स में ले जाता, दूसरी लड़कियों को बुलवा के कुछ काम करने के लिए कहता, जो सारी बात एक मेरी वीडियो फैमिलीज़ देखती हैं, मैं उसको खुल के बयान नहीं करता, जो कोई भी अपनी इज़्ज़त से, कोई भी अपने घर की औरत से करवाने के बारे में या किसी भी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता अगर वो ख़ुद शरीफ और जहनी तौर पर बीमार ना हो। तमकीन को अंदाज़ा हो गया कि मेरी ज़िंदगी आसान तो क्या होती, पैसा में तो शायद आसानी हो, लेकिन बाकी मामलात में जज्बाती तौर पर और इज़्ज़त मिलने के मामले में मेरी ज़िंदगी अभी भी आसान नहीं हुई। तमकीन की एक बहन फैसलाबाद में रहा करती थी अपने शौहर के साथ। तमकीन अक्सर उसके आती जाती थी अपने शौहर की इजाज़त से और कुछ अरसा रहकर वो वापस कराची आ जाया करती थी। कराची में कुछ अरसे बाद अपने शौहर से कुछ उसने अमाउंट लिया और उसने बोला कि मैं ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे प्रमोट करके कपड़ों के होलसेल का काम करना चाहती हूँ। उसने काम भी शुरू किया, बहुत महदूद पैमाने पर चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ उसने माल ख़रीदा और फेसबुक वगैरह पे काम शुरू किया। जब वो फैसलाबाद जाती तो उसको लगा कि शायद मेरा ये काम रिटेल की सूरत में फैसलाबाद में बहुत अच्छा हो सकता है और यहाँ पे माल भी अच्छे प्रॉफिट रेट पे मुझे मिल सकता है। तो उसने किया कि अपने उस बूढ़े शौहर से इजाज़त लेकर एक लंबे अरसे के लिए वो फैसलाबाद आ गया। वो झगड़ कर आई थी, सेपरेशन कर आई थी, बहरहाल वो फैसलाबाद में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गई और एक किराए का मकान दिलवाने में एक शख्स ने मदद की। वो शख्स था खालिद, जो उस इलाके का एक बदमाश या गुंडा कह सकते हैं। खालिद से इसकी दोस्ती कैसे हुई? तमकीन जब अपनी बहन की आती जाती थी तो उसको अंदाज़ा हुआ कि इस इलाके में खालिद का इन्फ्लुएंस है, तो उसने खालिद को यूज़ करने के लिए उसके साथ एक अफेयर रचाया और खालिद की मदद से एक घर वहाँ पर किराए पर लिया। कपड़े थे और बाकी चीज़ें थीं, काम की नीयत से, बिज़नेस की नीयत से वहाँ पर डंप कर दिया और सारा वहाँ से ऑनलाइन काम करना शुरू किया। किसी ने उसको बताया, फैसला तुम कराची से माल खरीदती हो, फैसलाबाद की मार्केट में जाओ, होलसेल कपड़ों की जो मार्केट है यहाँ पे तुम्हें और माल बेहतर रेट पर मिलेगा। उसने वो मार्केट खंगालना शुरू की। वहाँ पर एक शॉप में गई, वो शॉप थी शर्जील और हारिस की। शर्जील और हारिस दो भाई थे और वो अपने बाप का खड़ा किया कारोबार रन कर रहे थे। शर्जील मिजाज में बहुत ज़्यादा मतलब टू द पॉइंट बात करने वाला था और बिज़नेस माइंडेड आदमी था। हारिस बड़ा जॉली था और अच्छा इंसान था, लेकिन लड़कियों से बात करने में, किसी भी तरह की डील करने में बड़ी झिझक महसूस करता था, ख़ास तौर पे पहली बार अगर किसी खातून से बात कर रहा हो। तमकीन उस शॉप में गई। तमकीन, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो एक बूढ़े शख्स से शादी कर सकती है या सिर्फ अपने माँ बाप को पीछे करके, तो उसका दिमाग क्या, वो 15 साल की उम्र में जिसके हादसा हुआ है उसके बदले की आग उसके दिमाग में चलती रहती है, या वो समझ चुकी है कि इस दुनिया में चलना कैसे। बहरहाल वो शॉप में गई, उसने शर्जील से डील की। शर्जील ने टू द पॉइंट बात की। इसने बोला कि मुझे 2,80,000 रुपये का ये माल चाहिए, 80,000 रुपये मैं क्रेडिट करना चाहती हूँ। तो शर्जील ने साफ मना कर दिया। तो उसने हारिस की तरफ इशारा किया। हारिस कनखियों से देख रहा था कि एक इंडिपेंडेंट लड़की कराची से आई है, खूबसूरत भी है, बहुत यंग भी है। हारिस ने डरते डरते उससे जी बात की, क्योंकि उसने कस्टमर थी। शर्जील भी शर्ट गया। हारिस ने बात की और हारिस ने उसको वो माल भी दे दिया। 2 लाख रुपए उसने अदायगी की तमकीन ने हारिस को और बोला 80,000 रुपये आप फ़लाने दिन आके, ये मेरा एड्रेस है, मेरे घर से आके ले जाएं। हारिस ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी और वो माल लेके वहाँ से रवाना हो गई। उसके बाद दोनों भाइयों की कोई बहस हुई तो हारिस ने बोला मैं डील कर लूँगा। हारिस को 2-3 दिन बाद फ़ोन आता है कि सही आप आके अपनी बकिया रकम ले जाएं। वो रकम लेने पहुंचता है तो देखता है कि जी मोहल्ले का बदमाश खालिद भी आ जा रहा है, इस घर में दीगर मर्द भी आ जा रहे हैं। फिर 1-2 दफ़ा आना जाना हुआ, दोबारा उसने ऑर्डर दिया,
इन लोगों का लाखों का क्रेडिट आपस में चलना शुरू हो गया। माल बिकता भी था, कुछ अर्से बाद तमकीन क्लियर कर दिया करती थी, हारिस घर आता था और तमकीन को वो आप ही कहता था और तमकीन हारिस को हारिस भाई कहा करती थी। कभी कभी मार्केट के लिए बाहर जाना होता था तो हारिस अपनी गाड़ी ले आता था और तमकीन पीछे बैठ के उसके साथ मार्केट के सर्वे के लिए चली आया करती थी और ये लोग माल मजीद उठा लिया करते थे। अच्छा, जो खालिद था और जो बाकी मर्द आते थे उनकी आमद के बारे में उसने जस्टिफाई कर दिया था कि देखो जी, मैं कराची से आई एक अकेली लड़की हूँ और मेरा यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है, ये सब मुझे बहन कहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो खालिद के बारे में और बाकी मर्दों के बारे में तमकीन ने हारिस का दिमाग बना दिया था कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हालांकि खालिद से उसका अफेयर था तमकीन का। एक दिन हारिस दुकान पर ही था, उसको तमकीन की कॉल आती है कि तुम फ़ौरन आओ, मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो गई है। पीछे से चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी, तमकीन रो रही थी। हारिस फ़ौरन पहुंचा तमकीन के घर तो देखा खालिद तमकीन को मार रहा है, दस्त दराजी कर रहा है। हारिस बीच में आया, उसने तमकीन की जान छुड़ाई और खालिद को, जो उस इलाके का बदमाश था, धक्के देके उस घर से निकाल दिया। अब इमेजिन करें, जो इलाके का बदमाश है, हारिस के हीरो बनने पर वो आराम से उस घर से चला गया। मीन्स ये सब कुछ प्लांटेड था, सब कुछ प्री प्लान था। तमकीन उसके बाद हारिस के कंधे पे सर रख के, हारिस भाई के कंधे पे सर रख के तमकीन आपी रोने लगी। बार बार ये कह रही कि मैं शहर छोड़ जाऊंगी, मुझे यहाँ कोई काम करने नहीं देगा, मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, मेरे साथ मेरे पैसे खा जाते हैं, मेरा माल खा जाते हैं और फिर मुझे मारते पीटते हैं, किस तरह का शहर है, मैं कराची वापस चली जाऊँगी। हारिस पूरी तरह तमकीन के शहर में जगड़ चुका था और तमकीन के बार बार कहने पर कि मैं शहर छोड़ जाऊंगी, उसने उसको यकीन दिलाया कि मैं जाकर अपनी फैमिली में बात करता हूं और मेरा जो शेयर बनता है मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट कर देता हूं। वो घर जाता है, अपने भाई शर्जील से बात करता है कि मेरा जो भी इस कारखाने में, इस माल में, इस दुकान में, इस आउटलेट में शेयर बनता है मुझे अलग कर दिया जाए। उनकी बहस तकरार होती है, झगड़ा होता है, ज़बानी उनकी तकरार होती है, जो उनके वालिद साहब तक बात जाती है। वालिद साहब कहते हैं देखो, बिज़नेस के मामले में अगर झगड़ना है तुम लोगों ने तो, और तुम लोग दोनों ही काम करना चाहते हो, तुम लोग अलग अलग हो जाओ। अच्छा, ना हारिस ने अपने वालिद साहब को बताया कि ये बात क्यों कर रहा है और वो कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा है, ना शर्जील ने ऐसी कोई चुगली लगाई और दोनों का मामला, दोनों के जो चीज़ें थी उसका बंटवारा कर दिया गया। हारिस के जो शेयर आया वो तकरीबन 3.5-4 करोड़ का आया, जिसमें मामूली सा कैश, बड़ी हद में, बड़ी मकदार में माल कपड़े की सूरत में, और वो सारा माल और थोड़ा सा कैश उसने ले जाके तमकीन के घर में डंप कर दिया। वो 24 घंटे तमकीन के घर पे ही रहता था। तमकीन ने उसको एक तरह से अपनी एडिक्शन कर दी थी और वो मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको लुभाने की कोशिश करती थी। कभी जी मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, मुझे क्रीम लगा दो, कभी मुझे ये कर दिया है, मुझे वो कर दिया है, मुझे ये हो रहा है। फिर वो घर में उन्होंने ना किसी इंस्ट्रक्टर को बुलाना शुरू कर दिया कि देखो मैं तो फिटनेस के लिए बुलाती हूँ, हारिस तुम भी मोटे हो रहे हो, तुम ना हमारे घर आ जाकर हम साथ प्रैक्टिस किया करेंगे। फिर जी हारिस चलो तुम थक गए हो, तुम यहीं सो जाओ। हारिस को जब बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो गई तो एक दिन वो लोग मार्केट के सर्वे के लिए बाहर गए और जो तमकीन गाड़ी में पीछे बैठा करती थी वो अब हारिस के ड्राइविंग सीट वाली सीट के साथ बैठ गई और उस दिन से हारिस ने उसको आप ही कहना छोड़ दिया और तमकीन ने हारिस भाई से हारिस पर आ गई। हारिस शादीशुदा था, अपनी कज़न के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। ख़ानदान में जो होती हैं शादियाँ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। उस दिन हारिस ने उसको बोला कि सही है, अगर आप ऐसा कुछ चाहती हो तो ये चीज़ें निकाह के बगैर नहीं हो सकती। तमकीन उस वक्त थोड़ी सी हिचकिचाई क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और था, 3.5-4 करोड़ का माल प्लस कैश वो हड़पना चाहती थी। उसने हारिस से बोला कि सही है, अगर तुमने निकाह करना ही है तो मेरे वकील के ज़रिए होगा और वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाएंगे। उसकी वजह ये है कि मेरे जो पहला शौहर है उसने बता दिया था कराची में से मेरी शादी कर दी गई थी और मेरे साथ में साहब हुए थे। वो घर पे बुला के जो उसको राम कहानियाँ सुनाती थी उसमें कुछ असली कुछ नकली होती थी। तो उसने बोला कि मुझे उससे कुछ सेटलमेंट करनी है, वो मेरी नहीं हो पाएगी तो हम यूनियन काउंसिल में फ़िलहाल जमा नहीं कराएंगे, निकाहनामा मेरे पास रहेगा तो मैं निकाह कर लूँगी। हारिस ने इस चीज़ का जिक्र अपने घर पे नहीं किया। हारिस की पहली बेगम प्रेग्नेंट थी और आखिरी महीने चल रहे थे, उसी दौरान उसने तमकीन के घर पे निकाह कर लिया और निकाहनामा तमकीन के पास छोड़ दिया, यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाया और उसके बाद से हारिस तमकीन के घर में रहने लग गया। कोई 11-12 दिन गुजरे थे, हारिस को घर से कॉल आती है अपने कि जी तुम्हारी बेगम, उसकी बेगम जो एक्सपेक्ट कर रही थी, उसका ऑपरेशन होना है, सी सेक्शन होना है और वो हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में। हारिस जो इसके शहर से निकल ही नहीं पाता था, इसको जकड़ के रखती थी, हारिस उस दिन मजबूर हो गया और वो गया हॉस्पिटल में, अपनी बीवी की हालत देखी, उसको किराते हुए तड़पते हुए देखा तो रात भर वो अपनी बेगम के पास रहा। सी सेक्शन हुआ, हारिस का बेटा पैदा हुआ और हारिस सुबह वापस अपनी
दूसरी बीवी यानी कि तमकीन के पास आया। तमकीन ने एक बवाल मचा दिया, झगड़ा किया इसके साथ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद रोने लगी। इसको हारिस उसको वही चुप कराने लगा और उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और थोड़ी देर बाद इनके बीच में कुछ इज़्दिवाजी ताल्लुकात बने। उसके बाद जब वो वॉशरूम गया, वापस आया तो उसने देखा तमकीन तो बिस्तर पे है ही नहीं। उसने आवाज़ें दी तो वो कमरे में एक साइड पर गिरी हुई थी। उसने तमकीन को उठाना चाहा, वो उठी नहीं। उसके चेहरे पे पानी मारा, उसको अंदाज़ा हुआ शायद ये बेहोश हो गई है। और तमकीन ने एकदम आवाज़ बदल के कहना शुरू कर दिया, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। हारिस पहले डर गया, फिर उसने आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकनी शुरू की, जो आयतें पढ़ने आती थी वो पढ़ के फूंकनी शुरू की। उसके बाद तमकीन थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने बताया कि दी तुम्हारी बेगम मुझ पर कुछ कर रही है और इसकी वजह से मुझ पर ये असरात होते हैं और वो तुम्हारा रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो हारिस जो सिर्फ़ एक बेसिक जो दीन में चीज़ें हैं उस तक महदूद था, उसके अब हाथों में धागे बनना शुरू हो गए, अंगूठियाँ पहननी शुरू कर दी, उसको मज़ारों पे ले जाना उसने शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मज़ारों पे जाना गलत है, मैं खुद जाता हूँ, लेकिन दूसरी नीयत से कि जी वहाँ पता करते हैं, वहाँ पता करते हैं, और ये सब झूठ था एक तरीके से। हारिस ने तो अपनी पहली बेगम को मुँह लगाना ही छोड़ दिया था। तो और वो एक कज़न मैरिज थी, वो तो वैसे ही एक रिश्ते में बनी हुई थी। अगर उसने छोड़ के जाना होता तो उसकी इस इत्तला पर ही छोड़ कर चली जाती कि उसने दूसरी शादी कर ली है। बहरहाल ये सब चीज़ें थी और वो उससे लड़ती झगड़ती कि तुम अपनी पहली बेगम को छोड़ दो वरना वो हमारा रिश्ता तबाह कर देगी, हम दोनों में से कोई एक मर जाएगा। ये जादू के मामला बड़े गंदे होते हैं। उसका दिमाग बन गया कि हाँ, तमकीन पर और मुझ पर कोई जादू मेरी पहली बेगम कर रही है। एक दिन हुआ क्या, इनका जो आउटलेट था जिस पर ज़ाहिर बात है जो हारिस के वालिद थे उनको ये पता था कि ये मेरे बेटे का है। वो आए और उन्होंने मैनेजर से पूछा कि भाई माल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो नहीं है, बाकी चीज़ें देखने लगे तो एकदम तमकीन आ धमकी, और उसने बोला कि आपका क्या राइट बनता है। तो उसने बोला, तो ज़ाहिर बात है उसके वालिद साहब थे हारिस के, उनके तो बेटे का आउटलेट है और बाकी मामला कारखाना वगैरह कपड़ों का काम सारा उनका है, वो तो यही जानते थे। तो वो लाउड हुए उस पर। तो तमकीन ने उस वक्त एक तरीके से, मतलब आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, एक औरत कार्ड खेला और उनके साथ वो झगड़ने लगी। तमकीन के इस झगड़े के दौरान ही हारिस आया और उसने देखा कि वो मेरे वालिद साहब से इतनी बदतमीज़ी कर रही है, तो तमकीन और हारिस की भी थोड़ी सी तू तकार हो गई। जिसके बाद तमकीन ने हारिस से कहा कि ये सब कुछ मेरा है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। उस दिन हारिस को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ कि उसने क्या ब्लंडर किया है। हारिस और हारिस के वालिद वहाँ से चुपचाप चले गए क्योंकि वो मामला दूसरी तरफ ले जा रही थी, पुलिस को बुलाने की बात कर रही थी और धमका रही थी। हारिस ने घर जाकर अपने वालिद साहब को पूरी बात बताई। हारिस के वालिद साहब ने बोला कि भाई वो निकाहनामा कहाँ है। उसने बोला वो तो उसने रख लिया और यूनियन काउंसिल में जमा कराने से मना किया है। उसने बोला कुछ भी करके तुम वो निकाहनामा लेकर आओ। हारिस जाता है तमकीन के घर, तमकीन से झगड़ा करता है और उसको पता है कि निकाहनामा कहाँ रखा है। झगड़ा करते करते वो उस रूम तक गया, वहाँ से निकाहनामा चुपचाप उसने अपने कपड़ों में छुपाया और वो लेकर अपने वालिद साहब के पास आ गया। वालिद साहब ने जाके वो निकाहनामा यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवा दिया और यहाँ से एक नई जंग का आगाज़ हो गया। हारिस को एक तरीके से उसके असल चेहरे का, तमकीन के असल चेहरे का अंदाज़ा हो तो गया था, लेकिन वो फिर भी इसको, इस हकीकत को कबूल करने में 50-50 था। उस कदर शहर में जकड़ा हुआ था कि कहीं कहीं उसको होता था कि नहीं वो मासूम है, वो ठुकराई हुई है, उस पर वो मज़लूम है, वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। और एक तरफ ये होता था कि यार उसने तो वाज़ेह तौर पे लालच का इजहार कर दिया है, वो तो मेरा सारा माल उसके 3.5-4 करोड़ रुपये उसके घर पे ब्लॉक्ड है। यहाँ पर एक नई जंग शुरू हो गई जो हारिस अपने वालिद के साथ मिलकर लड़ रहा था। इन्होंने मिलकर इलाके की एक बड़ी समाजी शख्सियत जिनका सियासी असर रसूख भी था उन तक ये बात लेकर गए, पूरी बात बताई। उन्होंने इलाके के शहर के एक बड़े वकील को, जिनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा, उनको हायर किया और उनके ज़रिए 5 से 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए, 3.5-4 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए हारिस को वापस दिलवाए। सिचुएशन तमकीन को भी क्लियर हो गई थी कि मेरे हाथ से शायद बकिया रकम भी चली जाए। तो यहाँ पर उसने एक और तुरब का पत्ता खेला। वही इलाके का जो बदमाश खालिद उसके घर आता जाता था, उसके ज़रिए इसने रहीम यार ख़ान में बंदे के ज़रिए केस करवाया कि मेरे कुछ चेक्स दिए गए थे और वो बाउंस हो गए। अब वो चेक्स किसके थे? जब हारिस तमकीन के साथ रह रहा था तो कुछ चेकबुक की लीव्स, चेकबुक के जो पेजेस थे, वो इसने, जो साइन लीव्स थी चेकबुक की, वो इसने अपने पास रख ली थी। और इसने वो चेक्स जो 2-3-4 जो भी चेक्स थे उसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम बनाकर उस जो रहीम यार ख़ान का एक बदनाम ज़माना इंसान है उसको दे दिए। और उसने चेक बाउंस होने के जो पर्चा था
वो कटवा दिया हारिस के खिलाफ। और हारिस को किसी काम से उन दिनों में लाहौर आना था। एक नाके पर हारिस को रोका गया, ऐसे ही आपको पता है डिजिटली चेक किया जाता है, उसके नाम पे एक FIR निकली। लाहौर पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया और फिर किसी तरीके से तमकीन ने उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाई रहीम यार ख़ान पुलिस तक। रहीम यार ख़ान पुलिस लाहौर से इसको लेकर या किसी तरीके से खालिद को वहाँ पहुंचा दिया गया, रहीम यार ख़ान। और रहीम यार ख़ान की बदनाम ज़माना जेल में, मतलब इसके बीच में बहुत सी चीज़ें मैं कानूनी जो हैं वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद उन पेचीदगियों में जाना नहीं है। रहीम यार ख़ान की बदनाम ज़माना जेल में, जहाँ हर किस्म का दहशतगर्द, हर किस्म का बदमाश, हर किस्म का डाकू रह रहा होता है, वहाँ पर चंद हफ्ते या मेरे ख्याल से चंद महीने गुजारने पड़े हारिस को। इस दौरान जो एक समाजी और सियासी शख्सियत हारिस के वालिद ने और हारिस ने बीच में डाली थी और वो 1 करोड़ रुपए उनके ज़रिए रिकवर भी हुए थे, उनको दोबारा बीच में डाला गया और वो किसी तरीके से रहीम यार ख़ान में जाकर उन्होंने एक वकील के ज़रिए कानूनी मामलात देखे और फिर बाकी चीज़ें, और फिर इसको रिहाई मिली। चंद महीने इस बीच में गुजर चुके थे। जब रिहाई मिली तो पता ही लगा कि वो जो शख्स था जिसको तमकीन ने चेक्स दिए थे रहीम यार ख़ान का था और उसके ज़रिए ही पर्चा कटवाया गया था, उसने अपने कुछ बंदे रहीम यार ख़ान जेल के बाहर खड़े कर दिए हैं और इत्तलात यही है कि हारिस को मरवा दिया जाएगा। तो किसी तरीके से कह सुन के उसी शख्सियत के ज़रिए जेल के अंदर एक प्राइवेट नंबर की गाड़ी भिजवाई गई, ब्लैक शीशों वाली। इसकी मुझे कंफर्म इत्तलात नहीं है, लेकिन किसी तरीके से इत्तलात यही कि इसी तरीके से हारिस को उस जेल से निकाला गया जब उसकी बेल वगैरह हो गई और उसको इंटरसेक्शन पे लाने से पहले गाड़ी चेंज की गई और फिर मोटरवे के ज़रिए वो दोबारा फैसलाबाद पहुँचा। अब वो अपने शहर फैसलाबाद में अपनी पहली बेगम के साथ अपने बाप के घर में मौजूद था। हारिस का बहुत इमोशनल और माली नुकसान हुआ, जज्बाती और माली नुकसान के साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसका इजाला शायद ज़िंदगी भर नहीं हो सकता। वो नुकसान ये हुआ कि याद है मैंने आपको बताया था इसका एक बेटा हुआ था। वो बेटा चंद महीनों का ही था, उसको एक बीमारी लाहक हुई और उसका इंतकाल उस वक्त हुआ कि जब हारिस रहीम यार ख़ान जेल में था और अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। वो बेटा मर गया और किस तकलीफ़ ने उस माँ ने अकेले वो लम्हात झेले होंगे अपने शौहर के बगैर, यानी कि हारिस के बगैर। और फिर हारिस को जब ये ख़बर मिली तो वो कितना तड़प कर रोया, मैं इसका आपको अंदाज़ा किसी सूरत नहीं दे सकता। जो बाप है और खुदा ना करे किसी के साथ ऐसे मामलात हों, तो बहरहाल इस छोटे से इश्किया ने कितना नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उस जो सियासी शख्सियत मैंने आपको बताया फैसलाबाद में और इसके इर्द गिर्द में बड़ी मशहूर हैं, उनके ज़रिए कि जी इलाके के शुरफा ने बैठकर तमकीन को प्रेशराइज़ किया कि भाई आप जहाँ से आई हैं आप वहाँ चली जाएँ। वो फिर भी नहीं मानी, लेकिन ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों ने बहुत से मामलात में बॉयकॉट किया होगा, फिर उसको मजबूर किया गया इस तरीके से कि भाई कारोबार में या बाकी चीज़ों में अड़चनें डाली गई होंगी, तो वो कराची वापस आ गई। शर्जील ये कहता है कि आज भी हारिस तमकीन को सोशल मीडिया पे ढूंढता है क्योंकि नंबर्स वगैरह चेंज हो गए हैं, बाकी मामला सब चीज़ें। शर्जील पूछता है, जब भाई अपने भाई से पूछता हूँ कि अब क्यों ढूंढते हो भाई उसे, इतना नुकसान तो झेल लिया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता केसेस ख़त्म हुए, वो जो चेक बाउंस होने का था, बाकी मामला थे, इसकी जान छूटी उन चीज़ों से, तो अब क्यों उसके पीछे। तो बज़ाहिर वो कहता तो ये है हारिस कि मैं उससे बदला लूँगा, उसने मेरा इतना नुकसान किया, मेरा बच्चा चला गया, मेरे 3.5-4 करोड़ रुपए के नुकसान हो गया, बाकी मामलात, मेरा इतना वक्त ज़ाया किया उसने, मुझे 10 किस्म के वाहिमात में डाल दिया, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल तबाह करके रख दी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन असल में शर्जील जो हारिस का भाई है वो ये कहता है कि अभी भी ये उसके सहर में मुब्तला है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद वो मासूम हो, शायद वो मिले तो मुझसे मेरे कंधे पर सरक के एक बार दोबारा बताए मुझ पर ये जुल्म हुआ था तो मैं ये कर बैठी। वो उस शहर से निकल ही नहीं पा रहा है कि शायद वो गलत है, शायद वो सही है। मैं ये नहीं कहता देखें तमाम लड़कियों पर ये चीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ तमकीन हमारे माशरे में घूम रही हैं जिनमें से बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, शायद आप भी किसी को जानते होंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि दूसरी शादी नहीं करो, लेकिन जब आप किसी के शहर में मुब्तला होकर कोई काम करते हैं ना, चाहे कोई छोटा मोटा सौदा ही क्यों ना हो, ये तो ज़िंदगी भर का सौदा था, किसी से आप दूसरी शादी कर रहे थे, तो आप बहुत से प्रैक्टिकल एलिमेंट्स, प्रैक्टिकल फैक्ट्स को खंगाले बगैर वो काम कर जाते हैं। शहर में आपको इसीलिए जकड़ता है कि वो चाहता है कि आपको धोखे में रखा जाए और आपसे कोई फ़ायदा उठाया जाए या अपना कोई ऐब छुपाया जाए। हारिस आज अपनी बेगम के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसकी तकलीफ़ में कमी नहीं आ सकी। उनकी कज़न मैरिज थी, डॉक्टर्स ने यही बताया कि जी पहला बेटा भी जो था आपका इसी वजह से दुनिया चला गया। अब उसकी एक बेटी है, चंद सालों की है, और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। घर में ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके कमरे में और वो उसी पर ज़िंदा है। कुछ लोगों के नसीब में शायद तकलीफ़ लिख दी जाती है, लेकिन कुछ तकलीफ़ हम अपने रवैयों से, कोताहियों से और अपनी लापरवाहियों से लिखते हैं।
और उसका इजाला कभी कभी ज़िंदगी भर नहीं हो पाता।